दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इस तथ्य का असर भारत सरकार की कूटनीति में भी अक्सर देखने को मिलता है। तभी तो तिब्बत, पाकिस्तान और भूटान को छोड़कर भारत के बाकी सभी देशों से कभी ना कभी रिश्ते खराब भी हुए तो वो सुधरे भी हैं, और कई बार तो वो और हम एक दूसरे के सबसे करीब भी नजर आए हैं। कभी शिकायत तो कभी नाराजगी, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी। कुछ ऐसे ही रिश्ते भारत और श्रीलंका के बीच भी रहे हैं। आज भले ही भारत और श्रीलंका एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, सदियों से नहीं बल्कि त्रेता युग से आज कलयुग तक हमारा खट्टा मीठा इतिहास रहा है। राम, रावण और अशोक के समय से ही वह भारत और श्रीलंका के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए कभी मित्रता तो कभी शत्रुता के पौधे खूब पनपे हैं। समकालीन इतिहास में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनका प्रभाव भारत और श्रीलंका की राजनीति पर खूब पड़ा है, जिनमें सबसे अहम है वहां की सरकार के प्रति हुआ विद्रोह, जिसका ट्रिगर पॉइंट बना था श्रीलंका के इतिहास का ब्लैक जुलाई। क्या हुआ, कैसे हुआ और इस ब्लैक जुलाई को ही क्यों हुआ, इसी पर हमारी ये आज की कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। 200 साल पहले अंग्रेज चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों में काम करने के लिए भारत से भारतीय मूल के हजारों तमिलों को श्रीलंका ले गए थे, जिन्हें श्रीलंका में मलाया के रूप में नई पहचान मिली। मलाया तमिल आज भी बड़े पैमाने पर देश के मध्य और दक्षिणी प्रांतों में चाय और रबड़ एस्टेट में काम करते हैं। आज भी इस समुदाय के लगभग 1.5 लाख लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं, चाय बागानों में काम करती हैं। ये श्रीलंका के सबसे गरीब समुदायों में से एक है। कम वेतन और अत्यधिक काम, कठिन शारीरिक श्रम के लिए आज भी दैनिक मजदूरी बमुश्किल 270 रुपए। उन्हें छोटे दम घोटू कमरों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिन्हें लाइन हाउसिंग के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने वहां के क्षेत्रीय लोगों पर जो भी अत्याचार किए थे, उसका खामियाजाना भारत से लाए गए इन तमिलों को भी भुगतना पड़ा, और शुरू से ही उनमें और श्रीलंका के क्षेत्रीय लोगों में एक दूरी बनी रही। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो नया संविधान बना, जिसने नागरिकता अधिनियम ने मलाया तमिल समुदाय से उसकी नागरिकता भी छीन ली, जिससे अब वो किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। 1956 में श्रीलंका सरकार ने ओनली सीलीज बिल पारित किया, जिससे सैनियों को तो सभी अधिकार मिल गए, लेकिन तमिलों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वो सिर्फ मजदूर बनकर रह गए, जिनके पास अब कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद तो इनकी स्थिति और भी खराब होती गई। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमाओ भंडारनिके के बीच हुए श्रीमा शास्त्री समझौते के तहत कम से कम 5 लाख भारतीय मूल के तमिलों को भारत वापस लाया गया, लेकिन अभी भी समुदाय के ज्यादातर लोग श्रीलंका में रह गए थे, जिन्हें अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। बाद में भले ही 1977 में उन्हें थोड़ी सी नागरिकता मिल गई। भारतीय मूल का टैग कुछ हद तक इस समुदाय के लिए एक ऐसा बोझ बन गया, जिससे उनकी ही धरती पर उन्हें कभी भी श्रीलंकाई कहलाने का गौरव हासिल नहीं हुआ। वर्ष 1972 में श्रीलंका का नया संविधान बना, लेकिन तमिलों की अपेक्षा इसमें भी पूरी नहीं की गई। नए संविधान में सिंहली को राष्ट्रभाषा और बौद्ध धर्म को आधिकारिक मान्यता दी गई, जबकि तमिलों को ना तो प्रथम श्रेणी की नागरिकता का दर्जा मिला, ना ही देश की राजनीति में राजनीतिक हिस्सेदारी। जिसके बाद 1976 में स्वयंभू तमिलीलम के रूप में लिट्टे का जन्म हुआ, जिसने सरकार और प्रशासन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। LTTE के निर्विवाद नेता वेलु पिल्लई प्रभाकरन ने SLFP से जाफना के तत्कालीन सांसद अल्फ्रेड दुरेप्पा को मारने के लिए अपनी पहली गोली चलाई। जवाब में सीली बहुल श्रीलंकाई सेना ने भी आम तमिलों का दमन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका के भी रिश्ते अब खराब होने लगे थे। JR जयवर्धने 1977 के संसदीय चुनाव में अपनी शानदार जीत के साथ प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने श्रीलंका में एक नया संविधान और खुली अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। राष्ट्रपति JR जयवर्धने का भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ वैसे मधुर संबंध नहीं थे, जैसे उनके पिता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। श्रीलंका भले ही शुरुआती चरणों में गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य था, लेकिन अब श्रीलंका सरकार की नीतियां पश्चिम समर्थक हो गई थी, जबकि भारत भी भले ही गुट निरपेक्ष ग्रुप का अहम सदस्य था,
लेकिन भारत को उस समय सोवियत संघ से ज्यादा नजदीक माना जाता था, जिसकी वजह से अमेरिका भारत के हमेशा विरोध में ही रहा। एक तरफ श्रीलंका में लिट्टे और श्रीलंका की सीली सेना में एक दूसरे पर वार प्रतिवार चल रहा था, तो कूटनीतिक रूप से भारत और श्रीलंका आमने सामने आते जा रहे थे। 1983 आते आते श्रीलंका में स्थिति काफी खराब हो गई थी। सीली और तमिल ये दोनों ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। एक ने घात लगाकर हमले किए तो दूसरे ने जवाब देने के लिए निर्दोष तमिलों को निशाना बनाया। सिर्फ लिट्टे ही नहीं, शांति प्रिय अहिंसक विरोध करने वाले तमिल समूह का भी श्रीलंका की सेना ने दमन ही किया। अप्रैल 1983 में शांति प्रिय गांधीयन आंदोलन के एस.ए. डेविड और डॉक्टर राजसुंदरम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हिरासत में गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया। सेना की हिरासत में लिए गए कुछ तमिल कार्यकर्ता तो मारे भी गए, जिसके बाद 18 मई को LTTE ने स्थानीय चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया, जिसमें काफी हिंसा हुई और गोलाबारी में सेना के कारपोरल की मौत हो गई। उसके बाद तो श्रीलंकाई सैनिकों ने तमिलों के घर, दुकानों और वाहनों को जला दिया, लूटपाट की। 30 मई 1983 को वल्वीते थुराई के सबरत्नम पलानीवेल को शहर के सैन्य शिविर में घसीटा और मार डाला गया। उसके रिश्तेदारों के देखते ही देखते एक सैनिक ने उसके शव पर ट्रक चढ़ा दिया। 1 जून 1983 को बाबुनिया में तमिलों के एक हमले में श्रीलंकाई वायुसेना के 2 जवानों के मारे जाने के बाद सैन्य कर्मियों ने तमिलों से जुड़ी इमारतों को जला दिया। तमिलों पर हमला किया गया। अहिंसावादी गांधीयन के कार्यालयों और खेतों पर भी हमला किया गया। 3 जून 1983 को श्रीलंका की सरकार ने आदेश जारी किया कि सशस्त्र बलों द्वारा मारे गए लोगों के शवों को बिना किसी न्यायिक जांच और पोस्टमार्टम के ही उन्हें रिश्तेदारों को सौंपा या उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। उसके बाद तो श्रीलंका की सेना को तमिलों को मारने का लाइसेंस मिल गया। पूरे जून नस्लवादी हिंसा हुई। श्रीलंकाई सेना ने जाफना में कई तमिल युवकों को मार डाला और उनके शव सौंपने से इनकार कर दिया। तिरकोमाली, जाफना, नेगुम्बो, रतमालाना और कुर्नेगला सहित कई जगहों पर वारदातें हुई। तमिल व्यवसायों पर हमला किया जाने लगा, जिसमें कुर्नेगला में कपड़ा कारखाना भी शामिल था। विश्वविद्यालयों में तमिल छात्रों का उत्पीड़न भी जारी रहा और नए नियमों के तहत कोई जांच नहीं की गई। फिर आया जुलाई, वो ब्लैक जुलाई जिसने इस लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जुलाई शुरू होते ही सरकार ने पहले जाफना में रिपोर्टिंग और प्रिंटिंग करने वाले 2 मुख्य अखबारों सैटरडे रिव्यू, सुंदथिरन के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 20 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और व्यवस्था से संबंधित सभी समाचारों पर स्थानीय पत्रकारों के साथ साथ विदेशी प्रेस पर भी सेंसरशिप लागू कर दी। 22 जुलाई को सेना ने जाफना में 3 तमिल लड़कियों का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने शिविरों में ले गई। खबर फैली कि उनके साथ गलत किया गया है और उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद थिनेवेली में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम ने श्रीलंकाई सेना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। थिनेवेली में घात लगाकर किए गए हमले में 13 श्रीलंकाई सैनिक मारे गए। इसके बाद श्रीलंका में जो हुआ, वहां से वापस आने में श्रीलंका को सालों लग गए। 13 सैनिकों की हत्या के बाद तो पूरे श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ पूरे देश में हिंसा फैल गई। इस हिंसा में 3000 से अधिक तमिल मारे गए, जिनमें से अधिकतर कोलंबो और अन्य सीली बहुल इलाकों में मारे गए। तमिल अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई। 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए और हजारों लोग भारत भाग गए। तमिलों के मारे जाने से तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं सबसे ज्यादा आहत हुई। श्रीलंका से तमिल शरणार्थी भारी संख्या में भारत से तमिलनाडु पहुंचने लगे। भारतीय विदेश नीति के विद्वान रेजाउल करीम लश्कर के अनुसार श्रीलंका के गृह युद्ध में भारत का हस्तक्षेप अब अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि गृह युद्ध में भारत की एकता, राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर भी खतरा पैदा हो गया था। ये खतरा 2 तरह से आया। एक तरफ भारी शक्तियां श्रीलंका में अपना आधार स्थापित करने के लिए स्थिति का फायदा उठा सकती थी, जिससे भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता था, तो दूसरी तरफ LTTE का एक संप्रभु तमिलीलम का सपना, जिसमें श्रीलंका के सभी तमिल क्षेत्र शामिल थे, भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी खतरा पैदा कर सकता था। अब भारत के लिए भी सिर्फ दूरबीन से सब देखते रहना मुश्किल था। 29 जुलाई 1983 को इंदिरा गांधी ने भारतीय विदेश मंत्री नरसिम्हा राव को श्रीलंका भेजा ताकि हालात का सही मूल्यांकन किया जा सके।
भारत की इन सब सक्रिय पहलों को भी श्रीलंका में सीलियो ने अपने आंतरिक मामलों, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का अतिक्रमण समझा और चाहे अनचाहे भारत भी इस विवाद का हिस्सा बन गया। इसी समय भारत सरकार को एक रिपोर्ट के जरिए सूचना मिली कि श्रीलंका सरकार ने तमिल सीली विवाद में अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी सहायता का निवेदन किया है, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने विभिन्न विदेशी शक्तियों से श्रीलंका के जाति संघर्ष के मामले में बाहर रहने का आग्रह किया। पाकिस्तान, जो कथित तौर पर श्रीलंका के गृह युद्ध में राहत सहायता और सैन्य सहायता उपलब्ध करा रहा था, उसे अब इस संघर्ष में हस्तक्षेप करने का भारत कोई अवसर नहीं देना चाहता था। इंदिरा गांधी ने ऐसे समय में घोषणा की कि तमिलों के साथ किए जाने वाले अन्याय की स्थिति में भारत अब मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। दूसरी तरफ ब्लैक जुलाई दंगों के बाद उग्रवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए जाफना और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई प्रशिक्षण शिविर स्थापित हो गए। भारतीय उच्चायोग के साथ साथ भारत को खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी अब श्रीलंका में पूरी तरह सक्रिय हो गई थी। 1987 तक लगभग 1.5 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारतीय राज्य तमिलनाडु में आ चुके थे। भारत के विरोध का डर श्रीलंका को अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के नजदीक ले आया, तो भारत के मन में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और श्रीलंका में पाकिस्तानी, चीनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव के बारे में चिंताएं थी। 1987 में श्रीलंका की सेना ने जाफना को घेर कर लोगों की दवाइयां और जरूरी चीजों का मोहताज बना दिया, तो भारत ने श्रीलंकाई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर हवाई जहाज से जाफना के लोगों तक दवाइयां और बाकी सामान पहुंचाया। इससे श्रीलंका में तमिल विरोधी नेताओं, अधिकारियों और लोगों ने भारत को अपना दुश्मन और तमिल विद्रोहियों का संरक्षक मान लिया। श्रीलंकाई तमिलों और सीली बहुसंख्यकों की श्रीलंका की 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी में लगभग 3/4 के बीच युद्ध छिड़ा, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने तमिलनाडु में विद्रोही तमिल प्रशिक्षण शिविरों की मेजबानी की, जहां से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम दुनिया के सबसे घातक समूह के रूप में उभरा। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते भारत और लिट्टे के संबंधों में ऐसी भयंकर दरार आई कि लिट्टे का सबसे खतरनाक हमला भारत को ही झेलना पड़ा। भारत और श्रीलंका की इस लड़ाई में चीन कहां से और कैसे बीच में आ गया, और जिनपिंग की वो कौन सी पॉलिसी थी जिसने दुनिया के बड़े कूटनीतिज्ञ माने जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को भी झटका दे दिया था, जिसके चलते भारत और अमेरिका श्रीलंका में जीत कर भी चीन से बहुत पीछे रह गए थे। आगे की कड़ियों में यह कहानी भी जारी रहेगी। तब तक के लिए अलविदा।